नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी से में स्वागत है। आज तारीख है जुलाई 31, 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का एक वीडियो होगा। आज के वीडियो में कई सारे टॉपिक हैं। हेडलाइन तो आप देख ही रहे हैं कि क्या है कि ट्रंप हिट्स इंडिया विथ 25% टैरिफ प्लस ए रशियन पेनल्टी, यानी कि 25% टैरिफ है प्लस 10% रूस के कारण से पेनल्टी लगाया गया है, क्योंकि हम रूस के साथ में व्यापार करते हैं, तेल खरीदते हैं। तो टोटल जो इफेक्टिव होगा टैरिफ वो 35% का हो जाएगा। 35% का टैरिफ है। टैरिफ का मतलब क्या होता है? अगर भारत का कोई सामान पहले यूएस में 100 रुपये में बिकता था, तब 135 में बिकेगा। इससे क्या होगा? भारत के सामान महंगे बिकेंगे वहाँ पर, और अगर इसके विकल्प के तौर पर किसी दूसरे देश का सामान वहाँ पर मौजूद होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर लोग दूसरे देश का सामान खरीदेंगे। और ट्रेड डील जो भारत के साथ में हो रहा था, फिलहाल वो नहीं हो रहा है और वह खारिज हो गया है। आगे ट्रेड डील पर वार्तालाप जरूर जारी है, हो सकता है कि हो जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल में आज से ही 35% टैरिफ लगा दिया गया है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। कहाँ कहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, भारत सरकार का क्या पक्ष था, क्या ये भारत के लिए सही है इस ट्रेड डील का टूटना, क्यों ऐसा टूट गया, क्यों भारत नहीं कर पाया। इसमें एक चीज़ है, मैं हमेशा गवर्नमेंट को आपने देखा होगा मेरा क्रिटिकल रहता है थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि किसी सरकार पार्टी के खिलाफ विद्वेष है, सरकार के बारे में अच्छी बुरी दोनों चीज़ें बताता हूँ। इस ट्रेड डील में एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ है कि भारत सरकार झुकी नहीं है। ये सबसे अच्छी चीज़ है, समझिएगा इस चीज़ को। अमेरिका चाह रहा था कि भारत के जो मार्केट हैं, कौन से मोटर वगैरह तो है ही, ये तो ठीक है भाई, इसमें तो हम बराबरी कर सकते हैं क्योंकि हमारी बहुत सारी कंपनियां जो वहाँ पर गाड़ी बेचती है। दो बाज़ार है, एक है कृषि एग्रीकल्चर और दूसरा है कौन सा, तो वो है डेयरी। दोनों एक दूसरे से संलग्न बाज़ार हैं। इन दोनों में वह प्रवेश करना चाह रहा था कि यहाँ पर उसकी जो मैसिव साइज़ की कंपनियाँ हैं बड़ी बड़ी, वो इसमें प्रवेश करे और यहाँ के जो किसान हैं, गरीब हैं, जिनका कृषि में रोज़गार है, डेयरी उद्योग में रोज़गार है, वो खा जाए वो। क्योंकि कृषि और एग्रीकल्चर और डेयरी या फिर मांस उत्पादन जो उद्योग है, चिकन से जुड़ा हुआ उद्योग जो है, यह भारत में सामान्य तौर पर छोटे उद्योग होते हैं, गांव घर के उद्योग होते हैं, छोटे शहरों के उद्योग होते हैं। इसमें कोई बड़ी मैसिव बड़ी साइज़ की कोई कंपनियां नहीं हैं। इसीलिए ये बाज़ार आज भी सुरक्षित माना जाता है। बहुत ज़्यादा रोज़गार इसमें क्रिएट होता है और इसमें प्रॉफिट भी कम होता है। बहुत कम मार्जिन पर किसान जो है वो अपना सामान बेचते हैं। इसमें चाह रहा था अमेरिका कि मैं प्रवेश करूं और उसकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिनको खरबों रुपए सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है वहाँ के किसानों को, उनके सस्ते उत्पाद को भारत के कृषि मार्केट, भारत के डेयरी मार्केट में उतार दिया जाए, जिससे यहाँ के लोकल कृषि और डेयरी मार्केट तबाह हो जाए। भारत सरकार ने इसको लेकर के सरेंडर नहीं किया कि हम नहीं करेंगे, और अच्छी चीज़ थी ये। दूसरा जो कारण था वो है कि रूस के साथ आप हथियार ना खरीदें। इसको लेकर भी भारत सरकार ने सरेंडर नहीं किया कि हम नहीं ऐसा कर सकते हैं, हमारी जहां से ज़रूरत होगी वहां से हम खरीदेंगे। तीसरा, भारत को कहा गया, कुछ दिन पहले का ही नाटो का आपने बयान सुना होगा, जिसमें कहा गया कि आप रूस से तेल भी मत खरीदें, लेकिन भारत सरकार ने बोला कि हमारी मर्जी होगी, जहां से हमें एनर्जी सिक्योरिटी अधिक दिखेगा, सस्ता दिखेगा, हम वहां पर खरीदेंगे। तो यहाँ पर बात किस चीज़ का था? व्यापार से भी ज़्यादा था कि आप हमारे कहे अनुसार चलिए। हम बोल रहे हैं आपसे एग्रीकल्चर मार्केट खोलने को तो खोलिए, हम आपसे बोल रहे हैं रूस के हथियारों को खरीदिए तो खरीदिए, नहीं खरीदिए तो मत खरीदिए, रूस के तेल मत खरीदिए, अगर मैंने बोल दिया आपसे तो मत खरीदो। तो इस प्रकार का अगर चीज़ है तो ये हमारी सॉवरेंटी को खा जाता, हमारी संप्रभुता पर बट्टा लग जाता, हमारी संप्रभुता छीन हो जाती। जो हकीकत है वही बताऊँगा मैं आपको, है ना, और इसमें कुछ अगर कमी होगी तो वो भी बताऊँगा आपको। सीधी सी बात है, जिसके कारण से भारत सरकार भी नहीं झुकी और अमेरिका ने 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया है, प्लस 10% जो है उसने पेनल्टी के तौर पर भी लगाया कि अगर आप रूस के साथ व्यापार करोगे तो हम आपके ऊपर में 10% पेनल्टी लगाएंगे। इसके साथ ये भी कह रहा था कि ब्रिक्स जो संस्था है इसको भारत कमज़ोर करे, भारत इसमें डॉलर के खिलाफ रणनीति न बनाए, इस प्रकार की चीज़ें भी कही जा रही है। तो इसलिए भारत सरकार ने झुकने से इनकार कर दिया और सही भी था। ठीक है, इसके डिमेरिट होंगे, भारत को बहुत नुकसान भी होगा, लेकिन संप्रभुता नहीं खोनी चाहिए। इस तरह के दबाव आज़ादी के पश्चात से बहुत सारे आए हैं हमारे ऊपर में और हमने झेला भी है इसको, आगे भी बढ़े हैं इससे और फिर से आगे बढ़ जाएंगे हम।
आज न कल अमेरिका को ट्रेड डील करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत और अमेरिका का संबंध जो है वो बिगर देन डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप से बहुत बड़ा है भारत और अमेरिका का संबंध। इतने सारे क्षेत्रों में इतने तरह के संबंध हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चाह के भी उसको बिगाड़ नहीं सकते हैं, और उकसावे की राजनीति कर रहे हैं ये। तो इसी के बगल में ही दूसरा न्यूज़ है जो भारत और अमेरिका के संबंधों को ही दिखाता है। इसरो और नासा ने मिलकर के निसार सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया है। निसार आज तक के दुनिया का सबसे महंगा सैटेलाइट होगा, एपर्चर सैटेलाइट होगा, जो क्या है पृथ्वी का अवलोकन किया जाएगा। सबसे बड़ी बात जो इसमें रही ना, सबसे इंटरेस्टिंग बात, ह्यूमिलेट करने वाला बात रहा, वो है GSLV F-16 GSLV। इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है। इस क्रायोजेनिक इंजन को बनाने में हमें 20 साल लगे। अमेरिका नहीं चाहता था कि हम कभी बना पाएँ इस क्रायोजेनिक इंजन को, और उसी क्रायोजेनिक इंजन को हमने अपने स्वदेशी स्तर पर बनाया और एक रॉकेट तैयार किया जिसको GSLV नाम दिया, और उस GSLV की मदद से अमेरिका के साथ मिलकर के हम प्रोजेक्ट को भेज रहे हैं। ये भी उनके लिए एक आयरनी थी, उनके लिए ह्यूमिलेशन था कि जिस इंजन को वो चाहते नहीं थे हम कभी बनाएं, उसको हमने बनाया। भले ही हमारा प्रोग्राम 20 साल पीछे चला गया। अगर 20 वर्ष पहले से हमारे पास यह क्रायोजेनिक इंजन आधारित GSLV होता तो आज हमारा सैटेलाइट और स्पेस प्रोग्राम कहीं और ही होता। लेकिन हमने स्वदेशी स्तर पर GSLV को विकसित किया, और आज अमेरिका को उसी GSLV की मदद से निसार को लॉन्च करना पड़ा है। निसार को क्यों भारत के साथ उसने लॉन्च किया है, तो इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक स्टोरी बताता हूँ। फिर निसार पर तो हम लोग जाएंगे ही। वो इंटरेस्टिंग सा चीज़ ये है कि निसार बहुत महंगा है, लगभग में $2 बिलियन के आसपास में है, और ये अब तक का आपको मैंने पहले ही बताया सबसे महंगा सैटेलाइट प्रक्षेपण किया गया है। सबसे महंगा जो पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है, जितने भी हैं उनमें सबसे महंगा। इसको लेकर के नासा को अमेरिका में फंडिंग नहीं मिली, उतनी ज़्यादा फंडिंग नहीं की गई थी। इसको पार्टनर चाहिए था कोई, तो इसरो ने इसके साथ पार्टनरशिप किया, और इसरो ने शर्त रखी कि हमको GSLV की मदद से लॉन्च करेंगे। वो नहीं चाहते थे कि हम GSLV का इसमें उपयोग करें, लेकिन हम चाहते थे हम इसमें GSLV का उपयोग करेंगे। वो इसी कारण से करेंगे, और GSLV के उपयोग के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है। पूरे पृथ्वी की मैपिंग करेगा यह, और माना जा रहा है कि अब तक का सबसे एडवांस सैटेलाइट यही है जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, और इंसानों के द्वारा भेजे गए सबसे महंगे और सबसे हाई सैटेलाइट, हाई तकनीक वाली सैटेलाइट जो है वो यही है, निसार ही है। इसको भी ज़रा हम लोग देखेंगे, एक एक करके टॉपिक को शुरू करते हैं। उसके अलावा पिपरवा का नाम सुना होगा आपने। भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई स्मृति का नीलामी किया जा रहा था, जिसको भारत सरकार ने रोक दिया, और वो भारत अब वापस आ जाएगा 127 साल के पश्चात से। तो उसको भी देखेंगे, एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए पहला न्यूज़ क्या है आज का। ट्रंप का भारत पर 25% टैरिफ और रूसी पेनल्टी। रूसी पेनल्टी मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार, मुझे ही पता है रूस पेनल्टी लिखा हुआ है, रशियन, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये रूस के व्यापार और उसी के कारण से लगाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति अगर आप देखेंगे ना, तो ऐसे लगेगा जैसे कोई बहुत परेशान है, फ्रस्ट्रेट हो गया है। वो चाह रहा था कि चुटकी बजाते चमत्कार हो जाए, लेकिन दुनिया ऐसे थोड़ी नहीं चलती है। वो चाह रहे थे वो जैसे ही सत्ता में आए वैसे ही रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो ख़त्म हो जाए। अब ये तो आपके गुलाम तो है नहीं, ये पाकिस्तान तो है नहीं कि आपके इशारे पर काम करेंगे, तो ये युद्ध भी नहीं रुका। वो चाहते थे कि भारत झट से उनके शासन सत्ता में आते ही तेल लेना बंद कर दे रूस से, ये भी नहीं हुआ। वो चाहते थे कि भारत मान ले कि भाई अमेरिका ने ही इसमें पाकिस्तान और भारत के जो संघर्ष है उसमें बीच में आकर के युद्ध को रुकवाया है, ये भी भारत ने नहीं माना है। इसलिए वो बिल्कुल परेशान हैं, और परेशानी में वो सब चीज़ें कर रहे हैं, अलग अलग ट्वीट कर रहे हैं। सुबह सुबह का उनका ट्वीट देखिएगा किस तरह का, आपको लगेगा नहीं कि अमेरिका का राष्ट्रपति है, लगेगा कोई बिल्कुल परेशान आदमी है जो ट्वीट कर रहा है। 25% टैरिफ 1 अगस्त से लागू कर दिया गया है, आज से ही, कल से। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार बहुत कम व्यवसाय करता है, डॉलर को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। भारत ने इसकी समीक्षा शुरू की है, राष्ट्रीय हित के लिए, रक्षा के लिए कदम उठाने की बात की है। भारत ने कहा है कि हम अपने देश के इंटरेस्ट के लिए, हमारे लिए जो सही होगा हम वो करेंगे, आप हम पर दबाव बना करके हमसे कुछ भी नहीं करवा सकते हैं। और यकीन मानिए भारत सरकार ने एग्रीकल्चर और डेयरी उद्योग में नहीं झुक करके, अगर झुक जाती तो वाकई यहाँ पर तबाही मच जाती किसानों के बीच में और डेयरी उद्योग के बीच में, क्योंकि अमेरिका के जो डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर की कंपनियाँ हैं वो बहुत बड़ी साइज़ की हैं और वो सस्ते उत्पाद बेच सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे करोड़ों का, खरबों का सब्सिडी है जो अमेरिकन गवर्नमेंट किसानों को देती है, और वो सब्सिडी वाले सामान सस्ते बिकेंगे भारत में, तो यहाँ का जो उद्योग है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं,
भारत में जो लोग चिकन खाते हैं उनको लेग पसंद होता है, लेग पीस, है ना। मैंने कुछ दिन पहले भी ये उदाहरण दिया था, ये वास्तविकता है। जबकि अमेरिका और यूरोप में विंग्स लोग पसंद करते हैं खाना, जो चिकन का विंग्स होता है। तो ये जो लेग है ये भारत को बेचना चाहते हैं सस्ते दाम पर, खरबों की मात्रा में, करोड़ों की मात्रा में जितने वहाँ पर बिकेंगे उनके मैक्सिमम हिस्सा वो भारत को बेचना चाहते हैं, जिसको लेकर भारत सरकार ने मना कर दिया। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया है। सोचिए अगर ये बिकने भारत में लग जाएंगे तो यहाँ के जो कि चिकन उद्योग वाले हैं, जो गांव घर में चिकन के फार्म खुले हुए हैं, उनका फिर क्या होगा। तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें क्या सही था क्या गलत था। बिल्कुल सही फैसला किया है कि हम नहीं झुकेंगे आपके सामने। ऐसे कैसे हम रूस से हथियार लेना बंद कर सकते हैं? हमारी 66% से ज़्यादा निर्भरता है रूस पर, तो ऐसे कैसे बंद कर देंगे? डोनाल्ड ट्रंप तो 4 वर्षों बाद चले जाएंगे, लेकिन हम फिर कहाँ जाएंगे? हम अमेरिका पर डिपेंड हो जाएंगे। कल को ये बोलेंगे हम आपको हथियार दे ही नहीं रहे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? इसलिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि सॉवरेनिटी के ऊपर में ट्रेड को कभी भी वरीयता नहीं दी जाती है। पृष्ठभूमि क्या है? तो भारत रूस से ऊर्जा और रक्षा उपकरण आयात करता है, जो यूक्रेन युद्ध के कारण विवादास्पद बना हुआ है। तो ये जो भारत इससे तेल खरीद रहा है, कच्चा तेल, यही तेल रिफाइन करके यूरोप में बेचे जाते हैं भारत के द्वारा। भारत यूरोप में तेल बेचता है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। भारत कच्चा तेल खरीदता है, भारत के पास बहुत सारी रिफाइनरी है, उसको रिफाइन करके जो तेल है यूज करने लायक, वो हम कहाँ बेचते हैं? तो यूरोप में बेचते हैं। और कोई रूस से हम ही तेल तो नहीं खरीद रहे हैं, पूरा यूरोप जो है वो रेयर अर्थ मेटल सारे के सारे जो हैं वो रूस से खरीदते हैं। तो क्या वो युद्ध का फंडिंग नहीं हुआ क्या? रूस को तेल से जितनी कमाई केवल वही फंडिंग में उपयोग हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये दोहरा चरित्र रहा है हमेशा ही वेस्ट का और अमेरिका का, जिससे भारत हमेशा ही निडरता के साथ में लड़ता आया है। रूस से आयात पर 25% टैरिफ ऊपर होगा, यानी कि 10% एक्स्ट्रा लगाया जाएगा। ट्रंप चाहते हैं भारत रूस पर दबाव डाले ताकि यूक्रेन में हिंसा रोकी जाए। हम क्यों दबाव डालें? आपका युद्ध है, आप युद्ध मत लड़ो यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन अपने आप छोड़ देगा। हथियार मत दो यूक्रेन को, यूक्रेन अपने आप झुक जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा। हथियार से ही तो युद्ध लड़े जाते हैं। आप यूक्रेन को हथियार मत दो तो हो जाएगा ख़त्म। लेकिन वो चाहते हैं कि हम दबाव बनाएं। हम कैसे दबाव बनाएं? हमें तो बेनिफिट हो रहा है भाई। यह भारत की ऊर्जा आयात को प्रभावित कर सकता है, ऐसा माना जा रहा है। जैसे सुबह सुबह ही भारत की 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है अमेरिका के द्वारा, क्योंकि हम ईरान के साथ में डील कर रहे थे। वर्तमान स्थिति जो है 2024 से भारत अमेरिका का व्यापार $129.2 बिलियन था, जिसमें से अमेरिका का घाटा 45.7 बिलियन का अमेरिका का घाटा है। इसी कारण से छिड़ा हुआ है। भारत के साथ व्यापार बड़ा घाटा है, जिसे कम करने के लिए कदम उठाया गया है। भारत से आयात में दवाएं, टेलीकॉम और हीरे शामिल हैं, जबकि अमेरिका से निर्यात में तेल और मशीनें शामिल हैं। तो भारत का IT उद्योग जो है, फार्मा उद्योग जो है, जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग जो है, यह प्रभावित होगा। लेकिन आप मुझे बताइए, जेम्स एंड ज्वेलरी कौन खरीदते हैं? तो समृद्ध लोग खरीदते हैं। ये कोई डेली यूज़ की चीज़ें तो नहीं है, अनिवार्य वस्तु तो नहीं है। तो जो आदमी 1 लाख का खरीद रहा था वो 1,25,000 का भी खरीद सकता है। जेम्स एंड ज्वेलरी तो कोई ऐसे गुड्स में शामिल नहीं है जो अनिवार्य हैं, वो वही लग्जरी गुड्स होते हैं। तो लग्जरी गुड्स में अगर टैरिफ ज़्यादा भी हो जाए तो उसका कुछ खास प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। प्रभाव का विस्तृत विवरण क्या है? तो इसको ज़रा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। उच्च आयात लागत, भारत से अमेरिका आने वाले सामान जैसे दवाएं, टेलीकॉम और हीरे की कीमत 25% बढ़ जाएगी। 25 नहीं, दरअसल में इफेक्टिव 35% होगा, या 10% पेनल्टी भी तो है, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा। अमेरिका के लोगों को ही महंगा सामान मिलेगा। और ऐसे सामान हैं जो कई सारे उपयोग की भी हैं, जैसे फार्मा। दवाई अपने देश में कोई आदमी महंगा कर रहा है अपने पागलपन के कारण। दवाई, फार्मा पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। और अमेरिका में जितने फार्मा बिकते हैं उसमें मैक्सिमम परसेंटेज भारत से ही जाता है। अब ये तो अमेरिका के लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी भाई, दवाई महंगा मिलेगा उनको। दवाई तो गरीब से अमीर तक सभी को लेना पड़ता है। भारत के निर्यात पर असर पड़ेगा, खासकर ऑटोमोबाइल, कपड़ा उद्योग पर, जिसमें रोजगार की कमी आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। IT, फार्मा, ऑटोमोबाइल और कपड़ा, जहां पर बड़े मात्रा में रोजगार दिए जाते हैं, वहां पर रोजगार में कटौती आपको देखने को मिल सकती है। वैसे ही IT उद्योग AI के कारण से और तकनीकी परिवर्तन के कारण से रोजगार में कटौती कर रहा था, उसमें अब वृद्धि दिखेगी आपको। फार्मा में वृद्धि दिखेगी। जो फार्मा, भारत विश्व का फार्मेसी कहलाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दवाई हम दुनिया में बनाते हैं। तो ये इसमें भी आपको कमी देखने को मिल सकता है।
भारत में आयातित अमेरिकी उत्पाद तेल मशीनें महंगे होंगे, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। भारत के बाजार पर कोई खास प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से ही ये टैरिफ भारत ने लगा रखा था, है ना। व्यापार घाटा अमेरिका का भारत के साथ 45.7 बिलियन का घाटा और बढ़ सकता है यदि भारत जवाबी कदम उठा करके और टैरिफ लगा दे। जैसे हार्ले डेविडसन को कुछ दिन पहले ही छूट दिया गया है, टेस्ला को जो छूट की घोषणा की जा रही है, इन सब पर बैन लगाना शुरू कर दे तो तुरंत ही उनको पता चलेगा। और ये हमारे यहाँ कोई अनिवार्य वस्तुओं में शामिल चीज़ें नहीं हैं जिसको हर कोई उपयोग करता हो, है ना। इसके कारण से भारत भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ट्रेड डील पर बातचीत अभी चल ही रही है। ऊर्जा संकट, रक्षा सौदे और वैकल्पिक स्रोत। भारत को सऊदी अरब या अन्य देशों से तेल खरीदना पड़ सकता है, पड़ भी रहा है। वैसे भी अमेरिका से में तेल खरीदना कोई सस्ता तो पड़ता है नहीं, तो हम अपने आस पड़ोस में तेल को खरीद सकते हैं और हमारे आस पड़ोस में सारे तेल वाले ही देश हैं, इसलिए वही ज़्यादा सही रहेगा। भारत अमेरिका संबंध पर प्रभाव पड़ सकता है, तनाव जो कि देखा जा रहा है। उकसावे की राजनीति ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान को यह समर्थन दे रहे हैं हर चीज़ को लेकर के। इन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर के तेल शोधन का कार्य शुरू करने वाले हैं। ऑयल रिफाइनरी, ऑयल ढूंढना, इनका कार्य, और हो सकता है आने वाले समय पाकिस्तान भारत को तेल बेचे, है ना। और ये इनका मानसिक स्थिति समझिए ज़रा कैसा है, क्या क्या बोल रहे हैं इनको भी नहीं पता है। अगस्त 2025 में होने वाली वार्ता में भारत मजबूत रुख अपनाएगा, लेकिन समझौता जरूरी होगा। अगस्त में अमेरिका के कुछ अधिकारीगण भारत की यात्रा पर आएंगे, इसी कारण से कि ट्रेड डील पर वार्तालाप हो सके। घरेलू उद्योग और रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय उद्योग प्रभावित हो सकते हैं, इससे रोजगार में कमी हो सकती है। स्मार्टफोन उद्योग, भारत का स्मार्टफोन निर्यात जैसे एप्पल प्रभावित हो सकता है, क्योंकि एप्पल का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कहीं पर, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, असेंबल कहीं पर होता है तो भारत में ही होता है। सबसे बड़ा असेंबल पॉइंट उसका भारत में ही है, इसका ज़रूर प्रभाव पड़ सकता है। वैश्विक प्रभाव, ब्रिक्स देश, भारत के साथ टैरिफ से ब्रिक्स देश जैसे ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि इसी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। यूरोपीय देशों के साथ ट्रंप का 15% टैरिफ सौदा भारत के लिए सबक हो सकता है। यह कदम वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता को बढ़ाएगा, खासकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए। लेकिन एक्सपर्ट जो है वो मान रहे हैं कि यह जो है यह दबाव की रणनीति है, दबाव बनाने का काम किया जा रहा है भारत के ऊपर में, ताकि भारत अमेरिका के शर्तों पर ट्रेड डील साइन कर ले। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। उनको पता नहीं कि गुजराती लोग कैसे होते हैं, उनको नहीं पता है गुजराती बिजनेसमैन कैसे होते हैं, और गुजरात के लोग तो शासन सत्ता में हैं अभी, है ना। तो अगला टॉपिक है इसरो निसार। इसरो नासा का संयुक्त उद्यम, और अभी मैंने आपको पहले ही बताया दुनिया का सबसे हाईटेक सैटेलाइट, दुनिया का सबसे महंगा सैटेलाइट जो मैन मेड भेजा गया है वो यही है। GSLV की कहानी भी मैंने आपको बताया। जिस GSLV को चाहते नहीं थे कभी हम बनाएं, क्रायोजेनिक इंजन को कभी बनाएं, उसको हमने बनाया, और उसी की मदद से नासा का ही हम उपग्रह भेज रहे हैं। भारत की भी उसमें साझेदारी है। निसार क्या है? इसका निर्माण 2014 के साझेदारी समझौते के तहत अमेरिका और भारत के सहयोग से किया गया है। इसे भारत के आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है, जाएगा नहीं, किया गया है। इस उपग्रह को इसरो के भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रमोचन रॉकेट यानी कि जियोसिंक्रोनस जो GSLV है हमारा लॉन्च व्हीकल मार्क 2 का उपयोग करके पृथ्वी के निम्न कक्षाओं प्रक्षेपित किया जाएगा। लोअर अर्थ ऑर्बिट भेजा गया, ये भी याद रखिएगा। यह प्रत्येक 12 दिन में पूरे विश्व का मानचित्र तैयार करने के साथ पारिस्थितिक तंत्र, किस काम के लिए इसको भेजा गया है? बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट काम है। इकोसिस्टम, बर्फ का द्रव्यमान, वनस्पति, पेड़ पौधे, नेचुरल जो फ्लोरा एंड फौना है, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि और कमी, ग्लोबल वार्मिंग, भूजल जो भौम जल हैं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन जैसे प्राकृतिक खतरों के संबंध में आज तक का सबसे हाईटेक यह तकनीक है जो निसार में लगाया गया है। इससे ज़्यादा महंगा कहीं पर भी अर्थ के अवलोकन के लिए कोई भी सैटेलाइट नहीं बनाया गया। किन कामों के लिए तो आप देख ही सकते हैं किस प्रकार के काम हैं। इसी के कारण से इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और यह सबसे महंगा भी है क्योंकि इसमें अद्भुत प्रकार के सेंसर्स लगाए गए, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको बताऊंगा भी। खतरों के संबंध में सुसंगत डेटा उपलब्ध कराने पर केंद्रित होगा। किन से जुड़े हुए डेटा तो फिर से देख लीजिए, क्योंकि यह एग्जाम में लिखना पड़ेगा, आपको पूछा जाएगा PT में या मेंस में। तो पारिस्थितिक तंत्र जो इकोसिस्टम है, जो आइस है, वनस्पति है, समुद्र का जलस्तर है, भूजल है जो ग्राउंड वाटर है, भूकंप है, सुनामी है,
ज्वालामुखी है और लैंडस्लाइड है, इन सब से जुड़े हुए चीज़ों पर यह काम करे, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उसकी मॉनिटरिंग करेगा यह। एक लाइन में अगर बोलेंगे तो थर्मल ब्लैकेटिंग, सुनहरे रंग की थर्मल ब्लैकेटिंग से संचालन के दौरान उपग्रह के तापमान को नियंत्रित किया जा सकेगा। विशेषता क्या क्या इसमें? प्रमुख भाग रडार पेलोड, सतह अवलोकन हेतु मुख्य उपकरण लगाए गए हैं। स्पेस क्राफ्ट बग, उपग्रह संचालन हेतु प्रणोदक, संचार, नेविगेशन, दिशा नियंत्रण प्रदान करने पर केंद्रित होगा। एंटीना और रिफ्लेक्टर, 12 मीटर व्यास का, 12 मीटर रेडियस बहुत बड़ा होता है। ड्रमनुमा वायर मेश रिफ्लेक्टर, अंतरिक्ष में सबसे बड़ा अब तक का ये जो रिफ्लेक्टर है वो लगाया गया है। रडार सिग्नल फोकस, अवलोकन क्षमताओं को बढ़ाने पर यह केंद्रित होगा, ये भी इसमें लगाया गया है। प्रौद्योगिकी अगर इसमें देखेंगे तो यह एल बैंड रडार और एस बैंड रडार को इसमें शामिल किया गया है। एल बैंड रडार जो है यह सघन वनस्पति भूमि के हलचल पता लगाने के साथ में ज्वालामुखी भूकंपीय क्षेत्र के संदर्भ में अनुकूल माना जाता है, और एस बैंड की तुलना में इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसलिए इसका रेंज बहुत ही ज़्यादा विस्तृत होता है। इसको लंबे और बेहतर प्रतिरोध प्रदान करता है यह। इसका जो हो जाएगा एल बैंड, यह ज़्यादा कम्युनिकेशन के, लंबी दूरी कम्युनिकेशन के लिए और ख़राब मौसम में भी कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसका आवृत्ति कम होता है, ये भी याद रखिएगा। जीपीएस और मोबाइल उपग्रह संचार जो प्रणाली बनाए जाते हैं उसमें एल बैंड का सामान्य तौर पर उपयोग किया जाता है। ज्वालामुखी भूकंपीय क्षेत्रों के बारे में अनुकूल और सटीक जानकारी प्रदान करने में सक्षम होता है। एस बैंड रडार सतही निगरानी परिशुद्धता में सुधार पर केंद्रित होता है। 8 से 15 सेंटीमीटर तरंग दैर्घ्य है, 2 से 4 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर यह संचालित होता है। और एस बैंड का उपयोग जो मुख्यतः किया जाता है वो जैसे मौसम से जुड़े हुए रडार बनाने में, उपग्रह टीवी प्रसारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सैन्य रडार बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये 2 अलग अलग प्रकार के सेंसर्स का उपयोग उसमें किया जा रहा है। निसार का अनुप्रयोग क्या होगा? व्यापक निगरानी, पहले ही आपको बताया मैंने, आपदा न्यूनीकरण और पर्यावरण ट्रैकिंग, यह इसका एप्लीकेशन है, इसी के कारण से इसको भेजा गया है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि इससे पहले भी तो इस तरह के सैटेलाइट भेजे गए हैं, क्या खास है इसमें? खास है इसमें सेंसर और सटीकता और तकनीक, ये क्लियर होगा, किसी भी मौसम में हो सकता है, बहुत ही स्पष्ट, और पूरे समग्र पृथ्वी का यह मानचित्रण कर लेगा 12 दिनों में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा यह, जब इसमें $2 बिलियन रुपया खर्च किया गया हो। अवसंरचना स्थिरता, अवसंरचना का आकलन, शहरों के निगरानी तथा बेहतर प्रबंधन हेतु तेल रिसाव का पता लगाने के लिए भी अनुकूल है यह। विवर्तनिकी हलचल, जो प्लेट टेक्टोनिक हलचल होते हैं, समझने में सहायता होने के साथ साथ संसाधनों को सूचित, धारणीय और मितव्ययी उपयोग को बढ़ावा देने में भी यह सहायक होगा, ये भी याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वह है बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि किया गया है। इलेक्शन आने वाला है, मैंने आपको पहले ही बोला था, बिहार में भी कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए जो फंडिंग है, पैसा मिलता है उनको 1,000 रुपये, उसको बढ़ा करके 3,000 कर दिया गया है। आशा कौन होते हैं? तो आशा जो है यह ग्रामीण भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताएँ होती हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत में काम करती हैं। ये महिलाएं गर्भावस्था, प्रसव, नवजात शिशु देखभाल, टीकाकरण, परिवार नियोजन, जो ग्राउंड लेवल पर हेल्थ स्ट्रक्चर है ना, उसको यही संभालती हैं। और महिलाएं ही होती हैं 25 से 45 साल की महिलाएं, जो स्थानीय भाषा बोलती हों और पढ़ी लिखी हों, निरक्षर ना हो। बस इसका यही है, कोई ऐसा डिग्री, कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया इस जॉब के लिए, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करते हैं ग्राउंड लेवल पर सारी महिलाएं। मुख्य बिंदु क्या है इसमें देखिए, आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 3,000 से बढ़ा करके 4,000 प्रति माह किया गया है। बिहार में सभी आशा कार्यकर्ता जिनकी संख्या हजारों में है, उनके लिए यह सही होगा। सरकार ने इनको 4,000 नहीं, इनको परमानेंट वेतन एक देना चाहिए, सही अमाउंट में, जिस प्रकार से बाकी काम के लिए दिया तो उस प्रकार से इनको भी मिलना चाहिए। जब शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी तो 1,500 रुपये उनको मिलते थे, और अभी उनका वेतन अच्छा हो गया है, मतलब सही अमाउंट मिलता है उनको, इतना मिलता है कि सही से रह पाए कोई इंसान। लेकिन ये जो आशा कार्यकर्ता हैं ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ज़मीनी स्तर पर भागते दौड़ते देखा होगा आपने, लेकिन इनका वेतन देखिए क्या है, 4,000 बढ़ा करके किया गया है। और आज से आशा कार्यकर्ता काम कर रही हैं, कब से काम कर रही हैं? सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के योगदान को सम्मान देने का निर्णय किया है। प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को प्रति माह 1,000 अतिरिक्त मिलेगा, सम्मान देने के लिए 1,000 अतिरिक्त दिया जाएगा उनको।
इन्होंने विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा कि यह मैंने बोला था अपने भाषण में और सरकार ने इसको कॉपी कर लिया है। आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का पुल हैं, नवजात शिशुओं की देखभाल, टीकाकरण में सहायता प्रदान करते हैं। पहले आशा कार्यकर्ताओं को 3,000 प्रतिमाह मानदेय मिलता था, जो अपर्याप्त था। अब उसको 4,000 कर दिया गया है। कई सारे लोग इसको चुनावी रणनीति मान रहे हैं। अब सही हो गलत हो मिला तो ना लोगों को बस बात खत्म हो जाता है यहीं पर। इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्या पता प्रिलिम में पूछ ले, 3,000 से बढ़ा करके 4,000 कर दिया गया है। बीपीएससी प्रिलिम में कुछ भी पूछ सकता है, तो ये भी पूछ सकता है आपसे, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। पिपरवा के पवित्र बौद्ध रत्नों की नीलामी और 127 साल बाद भारत में वापसी हो गई है इसकी। पिपरवा के जो बौद्ध रत्न थे उसको नीलाम किया जा रहा था, लेकिन भारत सरकार ने दबाव बनाया हांगकांग में और उसके पश्चात से इसकी वापसी हो गई है। पिपरवा के बारे में जानते ही हो, यूपी का सिद्धार्थ नगर जो है, जो प्राचीन समय में इसको कपिल वस्तु से जोड़ा जाता है। यहाँ पर खोज हुई थी 1898 में, 1898 ईस्वी में यहाँ पर खोज हुई थी, जहाँ पर बौद्ध मंजूषा मिला था और मंजूषा में भगवान बुद्ध से जुड़े हुए रत्नों की प्राप्ति हुई थी। तो उसको बेचा जा रहा था। 127 साल पहले इसको लेकर के चले गए थे अंग्रेज लोग देश से बाहर, उसको बेचने की कोशिश की जा रही थी, नीलाम की जा रही थी, जिसको भारत सरकार ने दबाव बना करके रोक दिया और ये भारत में अब वापस हो जाएगा। इसी को लेकर यह न्यूज़ है, जिसको $100 मिलियन करीब में 100 से 200 करोड़ अनुमानित था कि इसका कीमत लगाया जा सकता है, लेकिन अब ये भारत आ जाएगा। ये रत्न हड्डियों के टुकड़े, सोने के बक्से और क्रिस्टल हैं, जो बुद्ध के अवशेष माने जाते हैं। माना जाता है कि ये हड्डी का टुकड़ा जो है यह भगवान बुद्ध से संबंधित है। भगवान बुद्ध का हो सकता है कि उन्हीं का हो, ऐसा माना जाता है, जो इस देश से लूट करके लेकर चले गए थे अंग्रेज। अब उसकी वापसी हो सकती है। मोदी जी ने कहा कि यह सांस्कृतिक जीत होगी, हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, जिसको बेचने की कोशिश की जा रही थी, जिसको भारत सरकार ने वापस ले लिया है। और सदेवी ने, यही संस्था है हांगकांग की, जो इसको नीलाम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारत सरकार के दबाव के पश्चात से इसको वापस कर दिया गया है। कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में अब इसको रखा जाएगा। और यूके ने बोला था कि हम इसमें मदद नहीं कर पाएंगे, हमने केवल लूटा, इसे मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन भारत सरकार ने अपने बदौलत इसकी वापसी करवा ली है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। पिपरवा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में है, जिसको प्राचीन कपिल वस्तु से जोड़ करके देखा जाता है, महाजनपद काल के कपिल वस्तु से जोड़ करके देखा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इससे यही पूछा जाएगा कि यह रत्न की वापसी हुई है, यह कहाँ पाया गया था, किसके द्वारा खोजा गया था। तो खोजकर्ता का नाम बता देता हूँ मैं, विलियम क्लैंगस्टन पेपे इनका नाम था, जिन्होंने 1898 में इसको खोजा था। ठीक है, तो याद रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आने में थोड़ा सा देर हो गया। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।